फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं वो है कि मध्य प्रदेश के सिलेबस में क्या नए परिवर्तन हुए हैं, क्या नए अपडेट्स हुए हैं और वो कितने आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो मेरे साथ हैं आज भाग ले रहे हैं राजीव सर। तो राजीव सर यहाँ पे हमें वो सारी चीजें बताएंगी जो आपके डाउट्स होते हैं। हम उन सारे मुद्दों पे बात करेंगे कि सिलेबस में जो परिवर्तन हुए क्यों किए गए हैं और उनसे आपको क्या बेनिफिट है। राइट सर? बिल्कुल सही सर। और एक बड़ी पुरानी कहावत है, ना कंचित शाश्वतम, अर्थात कुछ भी स्थायी नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन मानव स्वभाव सदैव परिवर्तन को लेकर असहज रहा है। पीएससी ने कल रात जो एक बड़ा बदलाव किया है, इस बदलाव को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी एक असमंजस की स्थिति में है, डरे हुए भी हैं, घबराए हुए भी हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम आपके सामने जो सिलेबस को इस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं आज, इसकी बारीकियों को आप समझेंगे तो आपको थोड़ी खुशी मिलेगी। आपको पता चलेगा कि आखिर सिलेबस में है क्या। तो आइए हम सर के साथ डिस्कस करते हैं चीजों को लेकर कि आखिर इसमें क्या नया है और क्या हटा है, क्या जोड़ा गया है। सर तो मित्रों, जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ सिलेबस में कुछ परिवर्तन हुए और हम उसी मुद्दे पे आज चर्चा करने के लिए आए, क्योंकि आपके मन में कई सारी जिज्ञासाएं होंगी कि आखिर ये सिलेबस में परिवर्तन क्यों किया गया, क्या वाकई में आपके लिए फायदेमंद है। तो राइट, बिल्कुल ये है नया सिलेबस जो कि 18 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया है। और इस सिलेबस में जो भी चीजें बदलाव किए गए हैं वो सभी मैं ये कहूंगा कि आपके लिए पहले से बहुत उपयोगी तरीके से इस सिलेबस को विस्तृत दे दिया, विस्तार कर दिया है, जिसमें जहां पे कहीं एम्बिग्युइटी थी, कहीं ऐसा लगता था स्पष्टता नहीं थी, वहां स्पष्टता आ गई है। राइट? तो हम लोग सर, आपने पुराना सिलेबस ले लिया होगा अपने पास? बिल्कुल सर, पुराना सिलेबस मेरे पास है। अगर हम लोग बिंदुवार तरीके से देखें कि क्या परिवर्तन हुए तो हम लोग वहां चर्चा करेंगे ताकि आपके लिए वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। सर, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, भारत के इतिहास में किस तरह से। बिल्कुल, ये प्रीलिम्स का सिलेबस जो है, प्रीलिम्स में देख लीजिए। राइट सर, पुराना में क्या था सर? पुराने में यूनिट फर्स्ट में हिस्ट्री था, लेकिन जो पहला जो इन्होंने चैप्टर दिया है ये इस तरीके से व्यवस्थित और इतना डिस्क्राइब नहीं था। इसको इन्होंने, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जूम कर दिया है, अर्थात कुछ परतें खोल दी हैं, जो एक एक चीज आपके सामने क्लियर हो जाएगी अब इससे। तो यहाँ प्रश्न आते थे लेकिन वहां स्पष्टता नहीं थी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, स्मृतियां बताएं, षट दर्शन बताएं, लेकिन बच्चे कहते थे अरे ये तो सिलेबस में नहीं है, अब ये क्यों पढ़े। और वहां अगर टीचर्स जाते थे पढ़ाने तो बच्चों को कंफ्यूजन होता था कि करें कि ना करें। तो ये स्पष्टता यहाँ आ गई है। राइट सर? बिल्कुल सही। इसके अलावा सर इसमें क्या क्या परिवर्तन? इस यूनिट में केवल एक ही परिवर्तन हुआ है, इस पहली लाइन में आप देख सकते हैं। बाकी तमाम चीजें एज इट इज है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो एमपी था, वो एमपी वाला पोर्शन यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया है। ये पूरा इंडियन हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड हो गया है, इसको आपको समझना होगा। राइट। इसके अलावा फिर दूसरे जो परिवर्तन हमें दिखते हैं, बड़े मुख्य परिवर्तन, हम उन पर चलते हैं। यूनिट 5। राइट। ठीक। प्रीलिम्स में यूनिट 5 आप देखिए, तो पहले यूनिट 5 में पॉलिटी नहीं था दोस्तों, अब यूनिट 5 में पॉलिटी जोड़ दिया गया है। और यूनिट 10 में जो आयोग आपको दिए गए थे, उन आयोगों को अब एक ही लाइन में इन्होंने दे दिया है। ये देखिए, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग और संस्थाएं। अर्थात अब यहां से शायद वेटेज कम होगा, वो आगे पता चलेगा पेपर देखकर। इस पर हम आगे आपको डिस्कशन करेंगे। एक और परिवर्तन आ गया कि जहां इंडियन इकोनॉमी पहले बहुत ही छोटा सा दिया था, वहां कुछ स्पष्टता नहीं थी, अब यूनिट 6 यहाँ पे पूरा स्पेसिफिक बिल्कुल मेंशन कर दिया है, पूरा दिखा दिया कि राइट इंडियन इकोनॉमी में क्या है। राइट? अब प्री के लिए भी आपकी अर्थशास्त्र की समझ को व्यापक रूप से आपको देखना होगा। तो ये सभी चीजें जो है प्रीलिम्स में ऐड हुई हैं। वहां पर केवल भारतीय अर्थव्यवस्था लिखा था, बैंकिंग, आयात निर्यात, वो चीजें लिखी हुई थी, लेकिन अब इन्होंने बढ़ाकर पूरी इकोनॉमिक्स को अच्छे से डिफाइन कर दिया। सिर्फ इतना होता था, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां, बेशक वित्तीय संस्थाएं और विदेशी व्यापार। ये ऊपर के ये 4-5 पॉइंट है, ये नए हैं। बिल्कुल मतलब प्रश्न आते थे, लेकिन यहाँ पे सिलेबस को उतना खोल के नहीं दिखाया गया था, तो हमें पता नहीं चलता था, कंफ्यूजन होता था। और टीचर्स को कई बार बच्चे बोल दिया करते थे, सर ये तो सिलेबस में नहीं है, हम क्यों पढ़ें। यहाँ एक चीज समझना होगा, देखिए जितने भी राज्य सेवाएं हैं, राज्य सेवा आयोग है, वो सभी यूपीएससी के सिलेबस को कॉपी कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अपने स्तर को ये राज्य सेवा आयोग उठा रहे हैं। तो अगर आपके लिए बेनिफिशियल इस तरह से कि आप अपने राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा आयोजित की जाती है उनकी तैयारी करने के साथ साथ आप यूपीएससी के लिए भी आप तैयारी कर पा रहे हैं, तो ये बेनिफिट आपको सबसे बड़ा है। राइट सर? देन अगला इसमें क्या दिखता है हमें सर, और परिवर्तन बताइए।
प्रीलिम्स में सर और तो कोई ज्यादा मेजर परिवर्तन है नहीं। Right. आप एक बार सारी यूनिट को हम देखेंगे तो Right. साइंस एज इट इज है, As it यूनिट is है। 8 एज इट इज है, But इसमें करंट means में अफेयर्स साइंस में बहुत कुछ बदल गया है। मेंस में साइंस पूरा का में पूरा तहलका मचा दिया है। 60% तक चेंजेस दिखते हैं बेशक। और वो दिख रहा है जो रेलेवेंट है, बिल्कुल जिसकी तार्किकता है कि उसको रखना चाहिए, वो सारी चीजें शामिल की गई हैं। अधिकारी बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो अब आपको बढ़ानी वो बढ़ानी होगी। होगी। बेशक यानी ये पहले भी था, यूनिट 8 और 9 बिल्कुल सेम है सर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये सारी चीजें यूनिट 10 को ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर आयोग हुआ करते थे वहां पर और इसको शामिल अब इन्होंने यूनिट 5 में जो एमपी वाला पोर्शन था उसे यूनिट 10 में शिफ्ट करके थोड़ा बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया कि जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य को अब थोड़ा व्यवस्थित तरीके से पढ़ना होगा। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं लगाना, लेकिन जो लिखा है उसे व्यवस्थित हम पढ़ते थे, अब थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि वेटेज एमपी का बढ़ा है प्रीलिम्स में। और एक और बड़ा प्रश्न यहाँ आता है कि क्या मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में अगर हम देखें, क्वेश्चंस के नंबर्स में देखें या मार्क्स को देखें, क्या वहां कोई परिवर्तन बहुत बड़ा अंतर आया है सर। देखते हैं वहां पर आप प्लीज अच्छे से बताइए बच्चों को कि हम वहां क्या क्या परिवर्तन देखते हैं। राइट, मैं भी जस्ट अभी निकालता हूँ सर इसको। ये यहां पर आप समझ जाइए दोस्तों कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एमपीपीएससी में 6 पेपर मेंस में होते थे, 6 होते हैं। पार्ट ए पार्ट बी वाला सिस्टम 2019 से शुरू हुआ है, अभी भी जारी है। इतिहास 150 का आएगा, 3 घंटे, हिंदी इंग्लिश सब चीजें। पार्ट बी में भूगोल है, 150 का है। पार्ट सेकंड पेपर का पार्ट ए पॉलिटिकल जो साइंस है हमारा, 150 नंबर का ये भी रहेगा और इकोनॉमिक्स 150 नंबर का रहेगा। बिल्कुल। अब यहां पर समझना कि इकोनॉमिक्स का जो सोशियोलॉजी वाला पोर्शन था वो हटाकर इनने अलग से उसे पेपर 3 में डाला है। अब एक चीज आप देखो, पेपर 3 में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, सॉरी 4th आ गया। पेपर 3 में अर्थशास्त्र और विज्ञान, तकनीकी और जन स्वास्थ्य, इनमें जो बड़ा परिवर्तन हुआ है इसे हम समझेंगे। उसके साथ यदि मैं बात करूं नंबर में क्या परिवर्तन आए हैं तो ध्यान से देखिए, पेपर 4 भी यहां पर इन्होंने 300 नंबर का कर दिया है और पेपर 5th 200 का होता था, सिक्स्थ ये होता था, है 300 का, ये रहेगा दोनों का मिलाकर। क्या परिवर्तन है सर, ये बताइए। यहां पर हम परिवर्तन देखेंगे। एक चीज समझ लो, यहां पर आप जो हिंदी वाला पेपर है, यहां पर समय 1 घंटे से बढ़ाकर कितना आपको मिल रहा है? 2.5 घंटे। 2 घंटे से बढ़ाकर 2.5 घंटे मिल रहा है। इसको आपको ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे यहां जो बड़े परिवर्तन आए हैं उनकी। क्या साक्षात्कार के अंकों में कोई फर्क आया? बिल्कुल सर, 175 के अंक होते थे और अब 185 का कर दिया, तो ये मेजर यहाँ पे चेंजेस हमें। और आप यहाँ पर देखिए कि टोटल जो 1400 नंबर का मेंस होता था वो अब 1500 का होगा। राइट। तो टोटल 1575 में से आपकी मेरिट बनती थी, अब 1685 अंक में आपकी मेरिट बनेगी। तो ये परिवर्तन भी आप याद रखेंगे। राइट, बिल्कुल। प्रश्नों की सर एक स्क्रॉल आप नीचे करिए, यहाँ थोड़ा सा और। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए पेपर नंबर 1st, 2nd और 3rd में जो परिवर्तन आया है, 3 मार्कर गायब हैं, अब 2 मार्कर आएंगे। अर्थात ये आपको 20 क्वेश्चन जो है, मतलब 20 शब्दों में इनका आंसर देना है, 15 क्वेश्चन 2 मार्कर आएंगे। 6 मार्कर का कंसेप्ट खत्म करके 7 मार्कर लाए हैं। 60 शब्दों में इसका आपको आंसर देना है, ये 10 क्वेश्चन रहेंगे। और 10 मार्कर लाए हैं, 11 मार्कर को खत्म कर 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 200 शब्दों में आपको उत्तर देना है, मतलब 150 अंक आप ऐसे डिफाइन होंगे। इसको मैं ये कहूंगा, इसको रेशनलाइज कर दिया, पहले हाँ, से बहुत तार्किक बना दिया है चीजों को। पहले नहीं था। अब ये जो परिवर्तन किए जा रहे हैं काफी अच्छे परिवर्तन। इसको आप सकारात्मक तरीके से लीजिए क्योंकि तैयारी तो हमें करनी ही है। करनी है बिल्कुल। अब जो पेपर 4th में परिवर्तन हुआ है उसमें कोई बहुत ज्यादा मेजर चीजें नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि केस स्टडी 18 नंबर की कर दी है और यहाँ पर जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है वो 11 के हो गए 10 से, लघु उत्तरीय 7, और ये सेम चेंज वहां पर भी, यहां पर भी देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे कि पेपर 1st, 2nd, 3rd के जो सिलेबस में निबंध में देखिए, जो प्रथम निबंध होता है वो 1000 शब्दों का होता है, 50 का रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर 2 निबंध और पूछे जाते थे हमसे जो 25-25 के होते थे। अब लेकिन क्या कर दिया है इन्होंने, एक निबंध जोड़ा है जो 500 शब्दों का होगा, बाकी प्रारूप लेखन आएगा 15 नंबर का और प्रतिवेदन आएगा 15 नंबर का। तो एक निबंध कम जाएगा और ये उसमें पोर्शन में ऐड हो जाएगा। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, 100 नंबर का ये आपका पोर्शन रहेगा। और हिंदी देखिए, जितना आप बेहतर तरीके से तैयार कर लेंगे तो मेरिट आपकी हिंदी से बन जाती है। बेशक आप कितना भी कोशिश कर लें, देखिए जनरल स्टडीज का जितना पार्ट है सब लगभग सिमिलर एक ही जगह खड़े होते हैं, फर्क आता है हिंदी से। तो यहाँ अगर आप हिंदी अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो राइट, आप मेरिट एकदम ऊपर लेके जाएंगे। अब हम मेंस के जो पेपर हैं, जो परिवर्तन है सर, वहां चर्चा करना बहुत जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण। और शायद बच्चों के लिए डरावना भी यही दृश्य है कि ये चीजें कहां से कहां पहुंच गई हैं।
सबसे पहले पार्ट ए में आप देखो तो भारतीय इतिहास यहां पर दिया था, सेम टू सेम दिया है। यहां पर भी तमाम चीजें वही हैं और तमाम चीजें आप यहां पर देख रहे हैं, लेकिन यूनिट 2 भी आप देख लो तो यूनिट 2 में जो परिवर्तन आया है उसमें ये पॉइंट उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ये हाँ, जैसे प्रश्न आते थे और यहाँ पे बच्चे बार बार बोलते थे क्योंकि डायरेक्ट इंडस पे लेके जाते थे, सीधे सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आप उनका पीछे का इतिहास ही नहीं बताएंगे कि पुरा पाषाण क्या है, मध्य पाषाण क्या है, तो यहाँ प्रागैतिहासिक और अद्य ऐतिहासिक उन सभी को शामिल कर दिया है और फिर देन उसके बाद इंडस वैली और वैदिक एज पर हम जाएंगे। तो ये काफी तार्किक हुआ है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्राचीन वंश से मेंस में नहीं था मेंशन। अब मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राजवंश हैं, गर्दभिल्ल हो गया, नागवंश, इनसे भी मेंस में क्वेश्चन पूछेगा वो। यूनिट 3 में जहां ब्रिटिश उपनिवेश था अभी भी वही चीजें हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। केवल 4th यूनिट का मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन 3rd यूनिट में आ गया है, वो लेकिन है सिलेबस का पार्ट है। अब बात करते हैं कि इकाई 4, तो इकाई 4 में जो परिवर्तन हुआ है इसे आप बड़े ध्यान से समझ लो। गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, क्योंकि देखो अब स्वतंत्रता के बाद का समय भी हमारे लिए इतिहास है, तो उसे भी पढ़ना पड़ेगा और उसको भी जोड़ा गया है। तो राज्यों का पुनर्गठन था, लेकिन अब क्या चीजें हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य के रूप में स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं ये हम पढ़ते हैं। भारतीय सांस्कृतिक विरासत, विशेषकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की जो भी आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है वो आप यहां पर देखेंगे। और मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल और पर्यटन वाले सेक्टर को आप यहां पर यूनिट 4 में पाएंगे। ठीक है, ये तो जो लास्ट पॉइंट है वो एज इट इज है, कोई परिवर्तन नहीं। बात करते हैं 5th यूनिट की। तो मध्य प्रदेश की रियासतें पहले भी थी, अब भी हैं, और उसके साथ साथ ये वाला पॉइंट जो जनजातीय नायकों का संघर्ष ये जोड़ा है, ये सब पहले भी था ऑलरेडी। ये टांटिया भील, हाँ, ये टांटिया भील, गंजन सिंह, इनके बारे में हम पढ़ते थे, लेकिन यूनिट 5 में इसको स्पेशली मेंशन करके ऐड कर दिया, उधर किया है, बाकी सेम है। देन अब बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल में सबसे पहली चीज आपको क्या दिख रही है कि प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, यहीं से पिक्चर शुरू होती है दोस्तों कि ये जो परिवर्तन है ना, अब भारत की जो प्राचीन ज्ञान है, हम कहते हैं कि भारत का मैकियावेली कौन है, भारत का आइंस्टीन कौन है, उस परंपरा को अब बदलने का समय आया है। इतिहास में इस पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने के लिए बहुत अच्छी शुरुआत मैं कह सकता हूं पीएससी की, कि अब हम वो पढ़ेंगे कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने ही किया है, और यहां पर आप समझोगे कि भारतीय मनीषियों के द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए गए या खोज की गई या क्या सुधार किए गए। समझो, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान ये ऐड हुआ है और बाकी चीजें वही हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। नीचे की यूनिट का ऊपर चेंज किया है इन्होंने। ये तो लगभग वही है, वही है चीजें। इसमें एक और परिवर्तन हमें दिखता है जहां एनवायरनमेंट को शामिल किया है, तो वहां बिल्कुल यूपीएससी को उन्होंने टारगेट किया है कि जो उसका सिलेबस है उसी चीज को शामिल किया है। पॉलिटी में कोई भी चीज नहीं जोड़ी घटाई गई है, तमाम चीजें वही हैं, आपको इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं मिलेगा। केवल जो यूनिट 4 था उसमें थिंकर 8 थे, अब 9 हो गए हैं, और नवा जो विचारक जोड़ा है वो जोड़ा है देवी अहिल्याबाई को। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, जो यहाँ पर आपको थिंकर दिख रहे हैं पॉलिटिकल थिंकर में, अब फिलोसॉफिकल थिंकर में भी बहुत सारे ये चेहरे आपको वहां दिखेंगे, तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहेगा, अब इजी हो जाएगा। और देवी अहिल्याबाई होलकर को हम देखेंगे मॉडर्नाइजेशन से जोड़ करके कैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में नवीन चीजों को बढ़ाया, आगे महिलाओं के अधिकारों की बात की, वो सारी चीजें इसमें अब शामिल हो रही है। तमाम चीजें वही हैं, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। सेकंड पेपर में हम बात कर लें तो ये जो आपको दिख रहा है सोशियोलॉजी, दोस्तों पहले सोशियोलॉजी जो था पेपर 3rd में 30 नंबर का आता था, अब सोशियोलॉजी का पोर्शन बढ़ाकर हमने 150 नंबर का कर दिया है। और सोशियोलॉजी में आप ऐसे मत समझना कि बहुत कुछ नया पढ़ना है, देखो यार पढ़ना तो उतना ही पड़ता था, 30 नंबर के लिए भी और 150 नंबर के लिए भी। कुछ चीजें और उन्होंने क्लासिफाई कर दी हैं, तो हम थोड़े व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेंगे, तो व्यवस्थित तरीके से पढ़ना ज्यादा आसान होता है। तो सोशियोलॉजी को मैं मान सकता हूं कि एक बड़ा परिवर्तन के रूप में आप देख लो, क्योंकि अब नंबर जहां से आप गेन कर सकते हैं, और सबसे आसान होता है सोशियोलॉजी को पढ़ना। पहले मुख्य परीक्षा में लोग इसलिए ले लेते कि सोशियोलॉजी, हाँ, एक टाइम पे यूपीएससी में इसका दबदबा कायम था, एमपीपीएससी यूपीएससी दोनों, एमपीपीएससी में बिल्कुल। बाकी चीजें वही हैं, यहाँ पर हमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। थर्ड पेपर में थोड़ी सी अब चीजों को आप देखना शुरू कर दें, तो कुछ चीजों को लेकर भारत 2047, ये बिल्कुल नई बात है सर, एकदम नया। और
आज के सुबह के न्यूज़पेपर में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से टॉपिक उठाया गया है कि किस बिल्कुल तरह से हुआ है। हाँ हाँ आज बिल्कुल ही हुआ है। न्यूज़पेपर में यही चीजें हमें देखने को मिली हैं। विकसित भारत @2047 की बात की गई है। जी, जी। बाकी चीजें वही हैं, कुछ कुछ Right. चीजों में आप जो है चेंजेस देखोगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा भारत में वस्तु एवं सेवाओं का मानकीकरण, ये चीजें आप देख लो कि नए तौर पर आप अपन को देखोगे, पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ये कराधान और नीति परिदृश्य, ये बिल्कुल ही नया ऐड हुआ है दोस्तों। कराधान टैक्सेशन वाला नहीं था पहले, ये फिजिकल पॉलिसी वगैरह हम बहुत लोअर लेवल पर पढ़ते थे, मौद्रिक नीति हम पढ़ते ही थे, वित्तीय समावेशन पढ़ते थे, लेकिन ये टैक्सेशन कराधान वाला एक चेंज हुआ है, इसको हम देखेंगे। बाकी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की भूमिका सब पहले जैसा, इसमें कोई भी चेंजेस यहाँ मैं यही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि अब इन्होंने यूपीएससी को कॉपी कर लिया और एग्जाम के स्तर को ऊपर उठा रहे हैं ताकि यहाँ के बच्चों का भी नंबर बढ़ेगा यूपीएससी में। बेशक, क्योंकि मैं पिछले सालों का अगर रिजल्ट देखता हूँ तो हरियाणा के बच्चों ने एकदम से, जहाँ 3% से हरियाणा के बच्चे 20% तक सिलेक्शन होने लग गया यूपीएससी में। तो वही सिचुएशन को मध्य प्रदेश में ही बन सकती है कि अगर आप तैयारी करेंगे मध्य प्रदेश के लिए तो साथ साथ आप यूपीएससी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है सर, ये बहुत पॉजिटिव बात है। बाकी एमपी की इकोनॉमिक्स है ही, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में सामाजिक आर्थिक विकास जो है, इसको एमपी के विशेष में हम पढ़ते ही थे। सांख्यिकी डेटा विश्लेषण में कोई ऐसी चीजें नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड है, बाकी तमाम चीजें वही है। मध्य प्रदेश में डेटा को अब थोड़ी प्रायोरिटी हम देखें। टेक्नोलॉजी में काफी यहाँ पर पीएससी ने क्या क्या इसमें से हटाया है, यहाँ पर पीएससी ने आपको चमत्कार करके दिखाया है, इसे हम जादू कहते हैं। बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी था। मतलब ये वो चीजें पूछी गई थी जो वनडे एग्जाम में पूछी। प्रशासक होने के लिए आपको कंप्यूटर नहीं होना पड़ता है, आपको बुद्धिजीवी होना पड़ता है। और पीएससी आपको बुद्धिजीवी बनाने के लिए कुछ नए प्रयास किए हैं, जैसे अब केवल आपको जीव विज्ञान पढ़ना है, रसायन और भौतिक विज्ञान पर तेल छिड़क कर उसमें आग लगा दी गई है पीएससी के द्वारा। कोई भी यहाँ पर हमें नवीन चीज नहीं दिखेगी उसमें। इवन यहाँ पर आपका वेटेज घटेगा, आपकी मेहनत कम होगी और नंबर आप ज्यादा लाएंगे। जो चीजें पूछी वो प्रैक्टिकल है सर। और सर मुझे लगता है इथेनॉल का प्रयोग हम देख रहे हैं आजकल, जो सरकार की योजना है उनको डाल दिया। बिल्कुल, नितिन गडकरी जी हमेशा कहते रहते हैं इस चीज को लेकर। और दूसरी चीज समझिए कि जो लूसेंट पढ़कर पीएससी का कंपटीशन बढ़ा रहे थे, अब उन लोगों को बस अपने घुटनों पर सिर रखकर रोना होगा। उनको समस्या आएगी, क्योंकि लोग आके बोलते थे मैंने लूसेंट पढ़े और 50% मार्क्स आ गए। हाँ, एग्जैक्टली, क्वालिफाई कर जाते थे। और जो बहुत मेहनत कर रहे वो बेचारे रोते थे, यार ये क्या है। अब इंटरव्यू देने कुछ अच्छी क्वालिटी के लोग पहुंचेंगे तो आयोग को भी मजा आएगा इंटरव्यू लेने में। कंप्यूटर विज्ञान में चीजें वही हैं, और मैथ्स में भी चीजें वही हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा उन्होंने कर दिया कि जो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उतना जोर नहीं देते, बट इस बार उन्होंने थोड़ा सा वहां ध्यान दिया। क्लाउड कंप्यूटिंग और इसके विभिन्न उपयोगी पोर्टल, वेबसाइट, वेब पेजेस, इनको थोड़ा डीप में आप ढंग से पढ़ लेंगे। यहाँ पर भी परिवर्तन हुए, बड़े बड़े परिवर्तन दोस्तों यहाँ पर हुए। देखिए यहाँ पर पढ़ने में आपको मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? स्पष्टता आ गई। अब आयुष था, बेशक था, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2030 नया ऐड हुआ है। आयुर्वेद था, लेकिन आयुर्वेद को ऐसे एक्सप्लेन करके पढ़ना है, ये नया ऐड हुआ है। पहले आयुर्वेद यहाँ पे था सिर्फ, योग यहाँ पे था, अब योग, अब आयुर्वेद आपको देखो, त्रिदोष, पंच महाभूत है ना, दिनचर्या, ये हम टीवी पर 4 बजे जब न्यूज आती है पंडितों की कथा प्रवचन में सुनते हैं। योग में देखो पंचकोशीय नया ऐड हुआ है। 66 संस्कार, 16 संस्कार, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। 16 संस्कार पे जस्ट हम लोग अभी डाला है। बिल्कुल, तो इसमें नामकरण और इनका वैज्ञानिक महत्वादी पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं जिन पे हम बड़ी गर्व करते हैं, हमारी परंपरा, क्योंकि योग को देखिए पूरी दुनिया में फैलाया। वैश्वीकरण अगर हम देखें कि अगर हमारे देश में विदेशी संस्कृति है तो भारत का योग भी कहां पहुंच गया पूरी दुनिया में। तो अब ये समय आया कि हमारे जो 16 संस्कार है ये भी धीरे धीरे जाएंगे, और उनका क्या साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है लोगों की लाइफ में और हेल्थ में, इसलिए उसको यहाँ भी शामिल कर दिया गया। तो अब योग करना भी है और पढ़ना भी है। अब यूनिट 4 में देख लीजिए कि यहाँ पर हेल्थ स्कीम्स को बहुत ज्यादा मेजर पोर्शन के रूप में उन्होंने बढ़ावा दिया है। था पहले, लेकिन थोड़ा क्लैरिफाई करके वो तमाम स्कीम जो आपको पढ़नी चाहिए, और अधिकारी होने के नाते आपको इन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है, इनके ऊपर ध्यान देना है, तो ये पढ़कर हम पहुंचेंगे। यूनिट 4 पूरा का पूरा उन्होंने चेंज कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया यूनिट 4। यहाँ पर भी हमें कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं एनवायरमेंट में काफी, और एमपी का स्पेशल इन्होंने जोड़ा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ये पूरी यूनिट ही नए रूप में देखी जा रही है। केवल वाटर मैनेजमेंट वहां से यूनिट पेपर 2 से उठाकर यहाँ पर डाल दिया, ज्योग्राफी वाले पोर्शन से। तो अब यहाँ पर हम इसे ढंग से पढ़ लेंगे। सर एक चीज देखिए ना, कितनी कमाल की चीज दी,
उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की जनजातियों की भूमिका क्या है पर्यावरण के संरक्षण में, बेशक। क्योंकि प्रकृति पूजा करते हैं और जब ये प्रकृति पूजा करेंगे तो पर्यावरण को नुकसान कैसे जल पहुंचाएंगे? जंगल जमीन पर पहला अधिकार इन्हीं लोगों का होता है। बिल्कुल, वनवासियों का अधिकार है, हाँ। बिल्कुल ठीक है सर। आदिवासी हमारे, उनको यहाँ इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है पीएससी ने। देन अब यहाँ पर जो भी मैंने काफी आपको चीजें- परिवर्तन बताया था कि Second जो हमारा unit से। पेपर 4 है, हाँ, पेपर 4 में देखिएगा कि यहाँ पर आपको कौन कौन से नए फिलोसॉफिकल थिंकर मिलेंगे। संत रविदास नया नाम है, इनको पढ़ना है। Right. और यहाँ पर देखिएगा अहिल्याबाई होलकर। और ये जो नीचे लाइन में आप देख रहे हैं ये पॉलिटिकल थिंकर थे, और Already पॉलिटिकल thinkers। थिंकर को अब यहाँ पर हम एथिक्स में पढ़ेंगे फिलोसॉफिकल थिंकर के रूप में। मतलब यहाँ पर ये कहेंगे कि जो कई गलत जगह पे जोड़ के रखा था सिर्फ उसको सही जगह अब सही जगह पर लेकर आए हैं, यहाँ इसका पे तो हम जरूरत है। एप्रिसिएशन करते ये हैं। बहुत अच्छी यूनिट 2 बिल्कुल नई है, इसमें क्या क्या चीजें डाला ये। राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति और घटक, राष्ट्रीय सुरक्षा, हित चरित्र, ये तमाम चीजें नहीं है। और देखिए कितनी बेहतरीन लाइन लिखी है कि भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में महत्व और उसकी भूमिका क्या होगी। मजा आएगा इसको पढ़ने में और हमको आपको पढ़ाने में। बिल्कुल ठीक। मतलब यहाँ हम ये कहेंगे जिसका बेस स्ट्रॉन्ग बना लेगा इन चीजों में तो बहुत अच्छे से वो मार्क्स खींच लेगा। ये बहुत जरूरी हाँ, मतलब डरने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। नई चीजें देख के बिल्कुल मत घबराइए। बाकी तमाम चीजें ये वाला हाँ, पार्ट एकदम नया जुड़ा है यहाँ। इसमें जो मनोविकार और मनोचिकित्सा आपको दिख रहा है दोस्तों, ये अवसाद, सामाजिक दुश्चिंतता, मनोविकार, सिजरोफीनिया, ये तमाम चीजें नई है। और इन सभी चीजों को हमें ढंग से पढ़ना भी है और समाज को शायद इन पर अब बहुत गहन अध्ययन करने की आवश्यकता भी है। अभी तक होता क्या था कि अगर किसी को मनोविकार है तो लोग उसको हे दृष्टि से देखते थे। ये नहीं मानते थे कि अरे ये भी किसी तरह की कोई बीमारी हो सकती है, उसको सामान्य व्यक्ति माना जाए। अब यहाँ इसलिए लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए, एक प्रशासक को संवेदनशील बनाने के लिए उसको सिलेबस में भी शामिल किया गया। बहुत बड़ी उपयोगिता बोलेंगे हम यहाँ पर, इसका बहुत अनिवार्यता थी, बहुत जरूरी थी सर। बहुत मतलब अधिकारी बस ये सोचते हैं कि हमारे पास पावर, हम जो चाहे करें, तो उनको यहाँ पे संवेदनशील बनाया जाएगा हर व्यक्ति के लिए। बिल्कुल सर। और एक मिनट माफ कीजिएगा, एक सर मुझे ध्यान आया, आज मैं सुबह एक न्यूज देख रहा था जिसमें देखा कि ट्रेन में एक व्यक्ति सफर कर रहा है, टीटी महोदय आए, टिकट पूछा, दे थप्पड़ मार दिए। तो आप सोचिए कि अश्विनी वैष्णव जी को उस पर एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने अपने ट्विटर पर डाला कि ये जो तरीका है ये बड़ा गलत है। हाँ। और लगातार कई जगह पे इस तरह से किया जा रहा है। तो ये वही है सर कि वो कहीं ना कहीं संवेदनहीन है, इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता। बट यहाँ पर अधिकारियों से उम्मीद की जाएगी कि आप इन मुद्दों पर भी ध्यान, प्रशासक को इनको प्रायोरिटी पर रखना होगा और ये उसके व्यवहार के जो है वो एक पार्ट बनकर रहेंगे आगे। एक घटना और जोड़े सर इससे। हाँ सर बिल्कुल। अभी कुछ दिनों पहले शाजापुर के कलेक्टर साहब ने एक ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर जो ड्राइवर थे वहां एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया। देखिए मामला बिगड़ने वाला था। धन्य हो हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई और वहां पे परिवर्तन करने के लिए कहा कि नहीं हाँ। ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए। सेम उसी तरह का एक किस्सा और आया। एक तहसीलदार महोदया ने एक बच्चे को इसी तरह से चूजा जैसा एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया। तो ये वर्ड जो है असंवेदनशीलता की, अगर आप किसी पद पे चले जाते हैं, आप प्रशासक बन जाते हैं, वहां आप आम जनता के लिए किस तरह से आप हम्बलनेस दिखाएंगे, वो डालने के लिए जरूरी कि आप इन बातों को समझें, बेशक समझें। और यहाँ पर लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य, इसमें कोई ज्यादा आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे, तमाम चीजें वही हैं। भ्रष्टाचार, करप्शन, पवेड हम पढ़ते थे, तमाम चीजें वही हैं। केस स्टडीज को लेकर, बट केस स्टडीज वाले पार्ट में नया चीज, हाँ, केस स्टडीज में केवल केस स्टडीज जो लिखा था, अब देखिए वहां पे अब उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि हम क्या पूछेंगे। जो पार्ट बी अगर हम देखें इसका, अब इसमें देखो ये एक नया पार्ट भी जुड़ गया है पेपर 4 में, जो कि है उद्यमिता, अवधारणा और विकास। ये दोस्तों बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। इसको पूरे के पूरे को हम पेपर को नया मानेंगे। 150 नंबर आपके यहाँ से अब आने को हैं और इसको तैयार करना बहुत टफ काम नहीं है, हो जाएंगी चीजें, बहुत ही लाइफ की चीजें। हाँ, क्योंकि इसमें इकाई 3 में तो पवेड लोक प्रशासन ही दिया है। लोक प्रशासन और रोज का आपके न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस आपकी तैयारी में जुड़ गया, जिसके लिए कि यूपीएससी के बच्चे जो डेली सुबह उठ के न्यूज़पेपर में बहुत ध्यान देते हैं, करंट अफेयर्स पे बहुत ध्यान देते हैं, वो सारी चीजें जुड़ जा रही है। और केस स्टडीज यहाँ से भी मिलती हैं, तो वो सारी चीजें। और यहाँ पर आपको जो इंटरव्यू देने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हम सीखते हैं, इसे पढ़ोगे और वो करोगे, बिल्कुल करोगे। तो यहाँ पर ये चीजें, ये तमाम चीज, कितना बढ़िया, समग्र व्यक्तित्व का विकास, मतलब कंप्लीट डेवलपमेट चाहिए। सफलता की अवधारणा, प्राप्त करने में बाधाएं, क्या दिक्कत है? ये मत लिखा ना, सफलता प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा एमपीपीएससी है। ठीक है, तो सफलता के लिए एमपीपीएससी लायक बना रहा है कि बेशक बेहतर व्यक्ति बने, अब बेहतर अधिकारी ना बने, बेहतर व्यक्ति बने।
और अब तो मैं ये कहना चाहूंगा इस सिलेबस को देखकर कि भले ही आपका सपना अधिकारी बनने का ना हो, लेकिन कम से कम 1 साल पीएससी की तैयारी अच्छा व्यक्ति बनने के लिए बेहतर जरूर व्यक्ति, कीजिए। बहुत जरूरी बात की सर, बहुत कमाल की बात की सर आपने। असफलता से सीखना, ये बहुत असफलताओं जरूरी को चीज है। मूल्यवान, अंतर्दृष्टि और निरंतर सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करना। सर मैं एक चीज यहाँ जोड़ना चाहूंगा, जस्ट अभी मैं दोपहर में एक खबर देखी, मैंने एक फ्लैश हुई खबर कि इंदौर में एमपीपीएससी की बच्चा एक कोचिंग ले रहा है, मात्र 20 साल 20 साल का बच्चा, और सागर का एक बच्चा है। हाँ। और वो इतना स्ट्रेस में था कि तैयारी के दौरान ही वो क्लास ले रहा है और उसका हार्ट फेल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये समस्याएं आती क्योंकि आपके दिमाग में क्या होता है कि हम असफल हो जाएंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए, जब कोई भी व्यक्ति सिविल सेवा की तैयारी करता है तो असफलता जैसी चीज तो यहाँ कुछ होती नहीं है। बहुत ही अच्छा व्यक्ति बन के निकलता है और वो जहां खड़ा हो जाए, जो काम करने लग जाए, उस काम को अगर अपना पूरा एफर्ट लगा के करेगा, मन से करेगा, तो सफल जरूर होगा। तो मैं यही कहूंगा, सभी छात्रों को संदेश दूंगा, अपने ऊपर अननेसेसरी का प्रेशर ना लें। यहाँ देखिए आपके सिलेबस में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वो सारे तरह के सकारात्मक परिवर्तन ला दिए जिससे कि आप एक बेहतर प्रशासक बने, एक बेहतर इंसान बने। बाकी सर बताएंगे और बेहतर बताइए सर प्लीज। और सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, तमाम चीजें, तमाम परिवर्तन सकारात्मक हैं और इनको बढ़िया आप बाहें फैलाकर इसका स्वागत करिए, व्यवस्थित तरीके से तैयारी करिए कि पीएससी ने इस बार शायद प्रश्न उठाने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। और बाकी निबंध लेखन और ये हिंदी में सब कोई दिक्कत नहीं है, तमाम चीजें वही हैं, इसमें कोई बहुत बड़े परिवर्तन आपको हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से मतलब वो नहीं है। तो हिंदी आपके लिए एक ऐसा है कि मार्क्स फैचिंग जगह है जहां से अगर आप मार्क्स अच्छे से उठाते हैं तो मेरिट एकदम बदल जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे जहां पे कोई व्यक्ति अगर 300 में से अगर नंबर लेके आता है 160 तो उसकी रैंक नीचे, लेकिन अगर कोई लेके आता है 210, 220, 230 तो एकदम से पता चलता है कि वो नीचे, वो एकदम ऊपर टॉप पे पहुंच जाता है। तो आप इसको बहुत गंभीरता से लें। यूपीएससी में जहां हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग है, बट मध्य प्रदेश में वो आपकी रैंक ऊपर उठाने, रैंक पुश करने का एक सशक्त माध्यम है। इसको मजबूत करिए, आप इस पर ज्यादा मेहनत करिए। और बच्चे करते क्या सर, कहते अरे हम तो हिंदी भाषी हैं, हिंदी तो हमें आती है, उस चक्कर में वो हिंदी को अच्छे से तैयार नहीं करते। ये भ्रम डुबोने के लिए काफी होता है सर। सही कह रहे हैं आप। तो लगभग वही है सर इसमें सारी चीजें। बाकी ये तमाम चीजें हैं, सभी चीजें आपको हमने बता दी हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको ज्यादा नहीं सोचना है, अब तैयारी करनी है। बाकी सर आपको अब आगे मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद। तो मित्रों हम यहाँ यही कहेंगे कि अगर आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते तो हमेशा आप सिलेबस को रोज कम से कम 10 से 15 मिनट देखिए। एकदम जस्ट नया सिलेबस आया, कुछ इसमें अपडेट्स हुए, चेंजेस हुए, अगर आप उन्हें देखते हैं तो आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देन उसको आप अपने रोजमर्रा के जीवन में आप पढ़ते वक्त जोड़ पाएंगे कि आखिर इसकी उपयोगिता कहाँ है। सड़क पे चलते वक्त, कमरे में क्लासरूम अगर आप छोड़ के भी जा रहे हैं तो क्या हमें लाइट को स्विच ऑफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारे एथिक्स में केस स्टडी के पार्ट हैं। और लगातार देखिए मैं पिछले 19 सालों से यूपीएससी की कोचिंग लगातार बच्चों को दे रहा हूं, और अगर हम वही सिलेबस हम यहाँ देखते हैं इंट्रोड्यूस होता हो मध्य प्रदेश में, तो बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आपको बेहतर प्रशासक बनाने के लिए आयोग ने वो सभी सकारात्मक परिवर्तन किए कि आप बेहतर कर। सेकेंडरी एक चीज और होता यह था कि मध्य प्रदेश की अगर आप सिर्फ तैयारी कर रहे होते तो उस ना आप तैयारी करके भी यूपीएससी में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन अब वो कमी यहाँ पे धीरे धीरे दूर हो जाएगी कि आप मध्य प्रदेश की तैयारी के दौरान भी आप यूपीपीएससी के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो भी जिज्ञासाएं होंगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और आप बस भेज दीजिए, आप उसका निदान हम आपको अगले वीडियो में जरूर रखेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लगातार अपनी तैयारी करते रहिए, बने रहिए। नमस्कार दोस्तों।